स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुलिस कमिश्नर ने भी अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए थे कि लोगों की भीड़ इकट्ठी ना हो, लेकिन जो सुभाष बाबू और उनके साथीगण मानने वालों में से नहीं थे। ठीक 4:10 पर सुभाष बाबू मॉन्यूमेंट की तरफ अपने जुलूस के साथ निकले तो उनको चौरंगी की तरफ पकड़ लिया गया। चौरंगी पर पुलिस के जवानों ने उनको घेर लिया, उन पर लाठियां बरसाना प्रारंभ किया और मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि अब तक सीताराम सेठसरिया जी कह रहे हैं कि अभी तक मैंने जितना भी लिखा था वो दूसरों के द्वारा कहा सुना मैंने लिखा था, कि दूसरों ने मुझसे कहा और वो मैंने डायरी में लिखा है, लेकिन ये मैंने अपनी आंखों से देखा था कि सुभाष बाबू के जुलूस पर और सुभाष बाबू पर लाठियां बरसाई जा रही थी और वो जोर जोर से वंदे मातरम के नारे बोल रहे थे, नारे लगा रहे थे। उसी तरफ मॉन्यूमेंट की तरफ महिलाओं का जुलूस भी आया और स्त्रियों ने, जब सुभाष बाबू के जुलूस पर लाठियां बरसाई जा रही थी तो महिलाओं ने मॉन्यूमेंट की सीढ़ियां चढ़ी। ठीक 4:24 पर भारतीय तिरंगे को उन्होंने लहराया और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा भी पढ़ी। तो हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं के सहयोग से उस दिन को सफल बनाया। जिन महिलाओं को कुछ खास नहीं समझा जाता था, उन स्त्रियों ने, न सिर्फ पुरुषों ने बल्कि उन महिलाओं ने भी उस दिन को सफल बनाने में अपना पूर्णतः योगदान दिया। सुभाष बाबू के जुलूस को पकड़ लिया गया, उनको लाल बाजार लॉकअप भेज दिया गया। स्त्रियां भी वहां से जुलूस बनाकर चली और बहुत बड़ी संख्या में भीड़ के रूप में वो चली, लेकिन धर्म तल्ले के मोड़ पर आकर उनका जुलूस टूट गया। करीब 50-60 महिलाएं वहीं बैठ गईं और पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इस प्रकार करीब पौने घंटे के बाद पुलिस की लारी आई, लारी यानी पुलिस की गाड़ी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। कई आदमियों को पकड़ा गया। ब्रजलाल गोयनका, जो कि दमदम जेल में भी लेखक के साथ थे, वो भी इस जुलूस में भाग ले रहे थे। तो वो इतनी जोर से वंदे मातरम बोलते हुए दौड़े कि वो खुद ही गिर गए। बाद में एक पुलिस के जवान ने उनको गिरफ्तार कर लिया और थोड़ी दूर ले जा करके उनको छोड़ दिया। उस दिन कहते हैं कि 105 की संख्याओं में स्त्रियों ने अपनी गिरफ्तारी दी। मदालसा भी उसमें से एक थी, वो भी पकड़ी गई थी। बाद में रात्रि 9 बजे के करीब उनको छोड़ दिया गया। 65 के लोग, करीब 67 आदमी करीब घायल हुए थे। और वो कह रहे हैं कि जब ये कांग्रेस कमेटी के खादी आश्रम में पहुंचे तो वहां उन्होंने देखा कि 67 आदमी घायल हुए थे। डॉक्टर दास गुप्ता की देखरेख में घायल व्यक्तियों की फोटोग्राफी की जा रही थी। स्टूडेंट्स, अब आप कहोगे कि घायलों की फोटोग्राफी की आवश्यकता क्या थी? आवश्यकता इसलिए थी कि बंगाल के नाम पर तो ये कलंक था, जैसा मैं बता चुकी हूँ कि बंगाल में स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये स्वतंत्रता, गुलाम भारत में दूसरा स्वतंत्रता दिवस वहाँ पर मनाया गया और इतनी बढ़ चढ़ के लोगों ने उसमें योगदान दिया और इस दिन को सफल बनाया, तो डॉक्टर दास गुप्ता ये फोटो खिंचवा कर अगले दिन उनको समाचार पत्र में प्रकाशित करना चाहते थे, ताकि पूरे संपूर्ण देश में क्रांति के लिए एक बिगुल बज जाए, एक चिंगारी पूरे देश में जल जाए और वे सब लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएं कि सिर्फ बंगाल में ही क्यों नहीं, सिर्फ बंगाल में ही क्यों, संपूर्ण देश में क्यों नहीं इस तरह की क्रांति की जा सकती। यानी कि विदेशियों को भारत से खदेड़ने के लिए ये एक पहल की गई थी, जैसा बंगाल के इतिहास में वहाँ पर उस दिन हुआ था, यानी 26 जनवरी 1931 को हुआ था। यह दिन वहाँ के लिए अपूर्व था। अपूर्व का अभिप्राय, ऐसा पहले वहाँ पर इतना बढ़ चढ़ करके कभी भी ऐसा नहीं हुआ था और वो इस दिन को सफल बनाने में पूर्णतः सफल भी रहे थे। उन्होंने पूर्णतः इस दिन को सफल बनाया था। बंगाल के इतिहास पर जो कलंक लगा था कि बंगाल क्रांति में या कलकत्ता क्रांति में अपना योगदान नहीं दे रहा है, 26 जनवरी 1931 का दिन सफल होने के बाद यह कलंक उनके माथे से धुल गया और इससे न सिर्फ बंगाल ने बल्कि देश के अन्य भागों ने भी शिक्षा ग्रहण की कि वे भी अब देश की क्रांति में बढ़ चढ़कर योगदान देंगे और इस दिन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।